हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर आज मैं क्लास 12th का अकाउंट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसका चैप्टर 1 नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चों, यदि आपने अभी तक बिल्कुल अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं पूजा मेहता और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में वेलकम है। स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास 11th के अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़, साथ ही साथ क्लास 12 के अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ के वीडियोस बना रही हूँ। मेरे वीडियोस इसी तरह से देखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपका साल भर में सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। NPO, इसे NPO भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसे शॉर्ट में NPO कह दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कंटिन्यूसली या फ्लुएंसी में बात करते हैं तो इतने बड़े बड़े नाम नहीं बोल पाते हैं। जैसे आप अपना ही नाम ले लीजिए, आप अपने घर में देखते होंगे कि आपका यदि बड़ा नाम है तो आपके घर वाले उसको छोटा कर देते हैं, उस तरह से आपको बार बार बुलाते हैं क्योंकि इतना बड़ा नाम वो बार बार बोल नहीं पाते। इसी तरह नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इतना बड़ा नाम है इसलिए इसे छोटा NPO कहा जाता है। NPO होता क्या है, ठीक है, ये चैप्टर 1 में इसे क्यों इंक्लूड किया गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि क्लास 11th में आपने जो अकाउंटेंसी पढ़ी थी और क्लास 12th में जो आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे उनको मर्ज करने के लिए इन्होंने चैप्टर 1 में ये टॉपिक डाल दिया है, ताकि आपके लिए एकदम बर्डन ना पड़े कि अरे ये एकदम इसमें नया क्या आ गया है। क्लास 11th की अकाउंटेंसी में आपने क्या पढ़ा था, किसी भी बिजनेस का प्राइमरी मोटिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO में ऐसा नहीं होता है। इसका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। मतलब ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए काम करती है, ये उन लोगों के लिए काम करती है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। ना तो ये किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना परचेज करती है, ना सेल करती है, और ना ही किसी तरह का कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है। इसका मेन एम होता है कि उन लोगों की मदद करना जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे NGOs होते हैं जो लोगों की सेवा के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। लेकिन इन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है उसे प्रॉफिट अर्न होगा। ये तो एक संस्था है। अब इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। अब इन्हें पैसे मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं डोनेशन के थ्रू, ग्रांट्स के थ्रू, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और बहुत सारे ज़रिए होते हैं जिनसे इन्हें पैसे मिलते हैं। अब इनके पास पैसा आता है और ये दूसरों की सेवा भाव में वो पैसा लगा देते हैं। तो वही चीज़ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है क्योंकि इसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, दूसरों की सेवा करना है। अब लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सच ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। स्पेसिफिक ग्रुप को क्यों करती है? जैसे मैं और आप हैं, हम स्कूल में अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकते हैं या हम अच्छे हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी इतनी अच्छी हैसियत नहीं है वो नहीं जा सकते हैं। जो अपने बच्चों का या अपने घर में, अपने परिवार में यदि कोई बीमार होता है उनका प्रॉपर इलाज नहीं करा सकते हैं तो वो ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहां पैसे नहीं लगते हैं। तो वो हॉस्पिटल फ्री में इनका इलाज करते हैं, या वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजते हैं जहां पैसे नहीं लगते हैं, वो फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा चाहिए होता है ना। ये क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इनमें कोई किसी तरह की ग्रीड नहीं होती है, ये कलर, कास्ट, ये कुछ भी नहीं देखती हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है सेवा करना। देयर सोल एम इज प्रोवाइडिंग सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और द नॉमिनल कॉस्ट और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब या तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या बिल्कुल नॉमिनल
जो कॉस्ट होती है उनकी वो होती है, ऐसी नहीं होती कि बहुत हाई फाई फीस ले रहे हैं और आपको पैसा मांग रहे हैं। इनका उद्देश्य होता है सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। सेकंड क्या होता है, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी सब्सक्राइब टू सच ऑर्गेनाइजेशन कॉल मेंबर। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो डोनेशन देता है, जो इसमें पैसा लगाता है, वो कौन कहलाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मुझे पैसा दिया मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाके, अब मैं उसका मेंबर बन गया। ठीक है बच्चों, देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर। मतलब इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कमेटी को स्थापित करते हैं। मतलब उसमें कुछ लोग इंक्लूड हो जाते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, क्योंकि मेंबर तो सिर्फ डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कमेटी बनाते हैं, वही वोटिंग करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन उसमें होना चाहिए, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट होता है डोनेशन। द मेन सोर्स ऑफ द इनकम सच ऑर्गेनाइजेशन इज द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर, डोनेशन, लेगेलिसीज, ग्रांट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बच्चों। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जैसी रेपुटेशन है, उसके हिसाब से उसे डोनेशन मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओज हैं, पर सबको अच्छा डोनेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पहले उनकी रेपुटेशन देख ली जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो डोनेशन दे रहे हैं उससे वो लोगों की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो उस पैसे को कहीं दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। रेपुटेशन के आधार पर भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें डोनेशन दिया जाता है बच्चों। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे डोनेशन मिला, उसने सब खर्चा कर लिया, अपनी संस्था में सब खर्चा कर लिया, फिर भी पैसा बच गया डोनेशन का। अब क्या करेगी वो? अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। जो फंड होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनपीओ का जो कैपिटल फंड है, उसमें वो उसको इंक्लूड कर देती है बच्चों। अब एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स या फाइनल स्टेटमेंट्स भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन मैडम ऐसा क्यों किया जाता है? ना तो वो कोई प्रोडक्शन कर रही है, ना कोई सेल कर रही है, ना कोई परचेज कर रही है, फिर उसका हम फाइनल स्टेटमेंट क्यों तैयार करें? क्या वजह है जिनके कारण हम इनका फाइनल स्टेटमेंट तैयार करें? हमें क्या लेना देना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो तो एनजीओ चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड। मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी वर्ष के अंत में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, लेकिन वो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की तरह नहीं होता है। उसके नाम कुछ अलग होते हैं, लेकिन उसको भी फाइनल स्टेटमेंट को तैयार करने की बच्चों ज़रूरत पड़ती ही है। साथ ही साथ उसको ये भी देखना पड़ता है कि उसे प्रॉपर डोनेशन मिला है या नहीं, उससे उसके जो साल भर के खर्चे हैं वो पूरे हो पाए हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा हुआ यदि कि डोनेशन कम मिला और खर्चे ज़्यादा हो गए तो फिर क्या करेंगे? साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि यार हमने ये पैसा दिया है, इस तरह से खर्चा हुआ है, उसका तभी फेयर चीज़ होती है ना। यदि आप डोनेशन दिए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कहाँ पर खर्चा हो रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसलिए एनपीओ को भी वर्ष के अंत में फाइनल स्टेटमेंट को तैयार करने की ज़रूरत होती है बच्चों। अब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते हैं, तो फिर आप क्या बनाते हैं? 3 तरह के अकाउंट होते हैं जो एनपीओ में बनाए जाते हैं। पहला होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट होता है बैलेंस शीट। जैसा कि क्लास 11th में आपने बैलेंस शीट पढ़ाई था, लाइबिलिटी एंड एसेट्स दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैडम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह होता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, भूल तो नहीं गए ना? क्लास 11th में आपने कैश अकाउंट बनाना सीखा था। कैश अकाउंट की तरह ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जिसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाई जाती है। बच्चों, इसका डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ छोटा सा मैंने ब्रीफ दिया है, लेकिन इसका पूरा परफॉर्मेंस,
इसमें पूरी एंट्रीज करने की मेथड, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगी। अभी ये आप स्टार्टिंग में समझिए ताकि आपको एकदम बर्डन ना पड़े। नेक्स्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसके सिमिलर है, कैश अकाउंट के, उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके सिमिलर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वही चीज़ मैंने जो बताई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती, वो लेज़र भी बनाती है, ट्रायल बैलेंस भी बनाती है, सब बनाती है, लेकिन जो नाम होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। कैश अकाउंट की जगह क्या हो जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या हो जाता है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में लास्ट में बैलेंस शीट तैयार कर ली जाती है। इस तरह क्लास 12th में आकर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास 11th में आपने जो सीखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th बोर्ड होती है, यहाँ के टॉपिक क्लास 11 से थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, छोटे छोटे वीडियोस के साथ स्टार्ट कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।